हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं आपका एजुकेटर संकल्प तिवारी। और जैसे कि अभी हम लोग सीजी व्यापम जेई का पीवाईक्यू डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। काफ़ी कुछ लंबा ब्रेक हो गया क्योंकि बहुत सारी इस समय मेरे को बहुत सारे अलग अलग काम आ गए थे। उस कारण से ये जो सीरीज़ थी वो बीच में रुक गई थी। अब से कंटिन्यूटी रहेगी। अब से डेली वीडियोस आपके आएंगे। जो भी स्टूडेंट्स जो सीजी व्यापम जेई की तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट मैंने जो आपको कमिटमेंट किया वो पूरा होगा। मतलब आपके नोटिफिकेशन आने से पहले आपके पास पूरी पीवाईक्यू की सीरीज आपके पास होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं जेई लेवल के वो सब आपके पास प्ले लिस्ट में मिलेंगे आपको। मैंने ऑलरेडी आपका पीडब्ल्यू बोल रहा हूँ, सी एस सी बी जेई का पेपर करवा चुका हूँ, डब्ल्यू आर डी जेई का पेपर करवा चुका हूँ। और आज से हम लोग जो पी डब्ल्यू डी जेई आपका हुआ था 2019 में, उस पेपर को डिस्कस करेंगे। उस पेपर के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे। उन क्वेश्चंस के लेवल के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे और क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका देखो, आप देख सकते हो कि यार कोडल प्रोविजन से पूछ रहा है। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट नीडेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ आरसीसी विच इज एक्सपोज्ड टू सी वेदर कंडीशन। ठीक है, आप अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन जैसे देखे होंगे। अगर हम लोग एक्सपोजर कंडीशन की बात करें, ठीक, तो एक्सपोजर कंडीशन में एक होता है आपके पास माइल्ड, ठीक, पहला। एक होता है आपके पास मॉडरेट, मॉडरेट। फिर उसके बाद आपका हो जाता है सीवियर। फिर उसके बाद आपका हो जाता है वेरी सीवियर। ठीक। फिर उसके बाद आपका हो जाता है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। ठीक है। तो ये अलग अलग आपके पास आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग एक्सपोजर कंडीशंस हैं। ठीक। अब अगर मैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात करूं, प्लेन सीमेंट, एक तरफ प्लेन पीसीसी लिख रहा हूं और एक तरफ आरसीसी लिख रहा हूं, तो इन दोनों में हमको क्या पता करना है? मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट। ठीक है, ये कोडल प्रोविजन है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट एग्रीगेट साइज 20 mm होना चाहिए। ठीक। और इसकी जो यूनिट भी वहां पे दिया होगा, केजी पर मीटर क्यूब, इस टाइप से आपको दिया होगा। ठीक है, या केजी करके आपको दिया होगा, केजी में पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दिया। तो अगर मैं पीसीसी की बात करूं तो माइल्ड कंडीशन में हो जाता है 220। ठीक। मॉडरेट में हो जाता है ये 240। ठीक। सीवियर में हो जाता है 250। वेरी सीवियर 260। और ये हो जाता है आपका 280। वहीं आरसीसी की अगर मैं बात करूं तो उसमें हो जाता है ये 300। ठीक। ये भी 300। ठीक। ये हो जाता है 320। ये हो जाता है 340। और ये हो जाता है आपका 360। क्वेश्चन में किसका पूछा है? आरसीसी का पूछा है। क्या पूछा है? मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, ठीक, विच इज एक्सपोज टू सी वेदर कंडीशन। देखो, सी वेदर कंडीशन जो है माइल्ड मॉडरेट में तो नहीं आती। तो ऑप्शन आप समझ सकते हो, माइल्ड मॉडरेट में नहीं आएगा, मतलब अब यहां पे माइल्ड मॉडरेट में भी 300 है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये तो होगा नहीं। ठीक, ये भी नहीं होगा और ना तो ये होगा, क्योंकि जो सी कंडीशन होती है वो या तो सीवियर में आती है या वेरी सीवियर में आती है। ठीक है, और एक्सट्रीम में तो आप जानते हो टाइडल हो गया या केमिकल फैक्ट्रीज हो गया, ये एक बार देख लेना कोर्ट्स में आप। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करें तो 200-250 तो होंगे ही नहीं आरसीसी के लिए। ठीक है, 300 भी होगा नहीं, क्योंकि 300 माइल्ड एंड मॉडरेट के लिए है, तो सी तो उसमें आता ही नहीं है माइल्ड और मॉडरेट में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो आंसर आपका पास में जा रहा है वो है कितना? 350। आंसर क्या होगा इसका? 350। ठीक है, इस तरीके से हमको क्या करना है? क्वेश्चन को समझना है और कोडल प्रोविजन को याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कोडल प्रोविजन आपके जेई एग्जाम के लिए, चाहे वो आप स्टील उठा लो, चाहे वो आप आरसीसी उठा लो। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एलोवेबल बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफॉर्म्ड बार टू दैट ऑफ प्लेन बार इज। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझो आप। बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में आप लोग जानते ही हो। बॉन्ड स्ट्रेस को हम लोग काय से डिनोट करते हैं? टाउ बीडी। ठीक, एक प्रकार की ये लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस होती है। कैसी शियर स्ट्रेस होती है? लॉन्गिट्यूडिनल शियर स्ट्रेस होती है। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस होती है। तो ये जो टाउ बीडी आपका होता है, कोड हमको बोलता है कि जो भी आप वैल्यू परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस की निकाल रहे हैं,
टॉ बी डी की निकाल रहे हैं, ठीक, वो जो टॉ बी डी की वैल्यू जो कोड में आपको दिया हुआ है, ठीक है, कोड में आपको दिया हुआ है वो प्लेन बार्स के लिए दिया हुआ है। किसके लिए दिया है? प्लेन बार्स, प्लेन बार्स अंडर टेंशन, अंडर टेंशन इसके लिए दिया हुआ है, प्लेन बार्स अंडर टेंशन इसके लिए आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो अगर कोई और बार आती जैसे डिफॉर्म बार आती है तो वहां पे हमको करेक्शन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? करेक्शन, ठीक है। डिफॉर्म बार्स अगर आती है तो वहां पे हमको करेक्शन फैक्टर लेना पड़ेगा, ठीक। तो देखते हैं उसको कि अगर मैं डिफॉर्म बार्स यूज कर रहा हूं, ठीक, डिफॉर्म बार्स, ठीक, डिफॉर्म बार्स मतलब ये आपकी डिफॉर्म बार्स ऐसी रहती है जिसमें मैकेनिकल रेजिस्टेंस भी आ जाता है, ठीक। ये डिफॉर्म बार्स कौन कौन सी हो गई आपकी? Fe415 हो गया, ठीक, HYHD, Fe500, ठीक, ये सब आपकी क्या आ गई? डिफॉर्म बार। तो इसमें जो टॉ बी डी है उसमें करेक्शन फैक्टर आपको लगाना पड़ेगा। कितना? 60% बढ़ाना पड़ेगा। 60% मतलब 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो उस हिसाब से यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक। द रेशियो ऑफ एलोवेबल बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफॉर्म्स बार टू द प्लेन बार्स, प्लेन बार्स का टॉ बी डी है और डिफॉर्म बार्स का कितना है? टॉ बी डी इंटू 1.6, तो टॉ बी डी डिवाइड करो बचेगा क्या? 1.6, ठीक। अगर अगर डिफॉर्म बार्स अंडर कंप्रेशन बोलता, अंडर कंप्रेशन बोलता, तो उस केस में जो आपका करेक्शन फैक्टर होता टॉ बी डी इंटू 1.6 इंटू 1.25 हो जाता। ये हो जाता करेक्शन फैक्टर आपका। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात, ठीक है। इस प्रकार से आपको चीजों को याद रखना है। और टॉ बी डी जो होता है, सारी चीज मैं बताता जाता हूं, क्वेश्चन बन सकता। टॉ बी डी डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। किस पे डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है टॉ बी डी जो होता है। तो और आपको सबका याद होना चाहिए, जैसे कि 1.2 लिखा है तो 1.2 जो होता है ये M20 के लिए होता है। ये भी एक बार SSC जेई में पूछा था, ठीक है। M25 फिर 1.4 हो गया उसके लिए। इस प्रकार से आपको जो 1.2 होता है यहां नहीं लिखना चाहिए, ठीक। जो M20 का अगर मैं बात करूं, M20 का टॉ बी डी जो होता है वो 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2 होता है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात भाई, ठीक है। और एक होता है डेवलपमेंट लेंथ, उसका भी फॉर्मूला बता दो LSM का, 0.87 FY इंटू 5 अपॉन 4 टॉ बी डी। तो डेवलपमेंट लेंथ और टॉ बी डी का कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ किस पे डिपेंड करती है? ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करती है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। एलडी क्या है आपका? डेवलपमेंट लेंथ। मिनिमम लेंथ, वो मिनिमम लेंथ जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट से, ज्यादा या बराबर होना चाहिए किससे? स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट से। वो जो मिनिमम लेंथ होना चाहिए कंक्रीट के अंदर बार की, जिसमें कि जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट से, उसको हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। क्लियर हुई बात? डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? 1.6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। द मेन रेनफोर्समेंट इन आरसीसी सिंपली सपोर्टेड मेंबर इज प्लेस्ड एट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सिंपली सपोर्टेड बीम कैसी होती है भाई? एक एंड क्या होता है आपका? हिंज होता है और एक आपका कैसा होता है? रोलर होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये आपकी जो आरसीसी की बीम है, इसमें अगर मैं लोड लगाऊंगा, ठीक है, इस पे अगर लोड लगेगा तो लोड लगने के कारण ये बीम कैसे बेंड होगी आपकी, ठीक है। जैसे बीम है, ये बीम क्या होगी? सैग होगी, इस प्रकार से सैगिंग होगी इसमें, ठीक है। लोड लगेगा तो इस प्रकार से सैगिंग होगी। तो सैगिंग जब होगी तो ये अगर मेरी न्यूट्रल एक्सिस, आप जानते हो जब भी बीम में लोड हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस पे लगता है, तो आप जब भी देखोगे कि बीम में जैसी लोड लगता है तो बीम बेंड करती है और वहां पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेस डेवलप होती है और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपका कंप्रेशन होता है, नीचे क्या होता है? टेंशन होता है, ठीक है, जब भी बीम सैग करेगी। तो इसका आप ये भी जानते हो कि इसमें जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो कैसे वेरी करता है? लीनियरली वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? लीनियरली वेरी करता है, ठीक है भाई। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें, तो जो हमारा रेनफोर्समेंट है, ठीक है, वो कहां पे हमको प्रोवाइड करना चाहिए? क्योंकि कंक्रीट काय में वीक होता है? कंक्रीट आपका टेंशन में वीक होता है, तो हमको रेनफोर्समेंट टेंशन साइड में प्रोवाइड करना पड़ेगा। टेंशन साइड कहां पे डेवलप हो रहा है? बॉटम साइड पे डेवलप हो रहा है, ठीक है। टेंशन कहां पे डेवलप हो रहा है? बॉटम पे डेवलप हो रहा है, ठीक।
तो मेन रेनफोर्समेंट को आपको कहां पे देना पड़ेगा, टेंशन जोन में देना पड़ेगा, ठीक है। और टेंशन जोन कहां है, बॉटम फाइबर, तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉटम फाइबर। क्लियर हुई बात। अगर यही कैंटिलीवर होती तो कैंटिलीवर में क्या होती भाई, हॉगिंग होता कैंटिलीवर में, ठीक। अगर कैंटिलीवर बीम होती आपकी इस प्रकार से, कैंटिलीवर बीम में अगर आप लोड लगाते तो ये बीम क्या हो जाती भाई, इस प्रकार से बेंड होती, ठीक ठीक। ऊपर पोर्शन क्या हो जाता टेंशन, नीचे क्या हो जाता कंप्रेशन, ठीक। तो उस केस में आपको टॉप पे देना पड़ता रेनफोर्समेंट। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट, इन ए टू वे स्लैब द लिफ्टिंग ऑफ स्लैब ऑकर्स ड्यू टू, ठीक है। टू वे स्लैब की अगर हम लोग बात करें, पहली बात तो ये आती है कि टू वे स्लैब और वन वे स्लैब किसको बोलते हैं, ठीक। तो वन वे स्लैब आपका किसको बोलते हैं, जब हमारा एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान अगर आपका लेस देन ग्रेटर देन 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन वे स्लैब। और वहीं टू वे स्लैब हम किसको बोलेंगे, टू वे स्लैब अगर मेरा एस्पेक्ट रेशियो एल वाई बाई एल एक्स ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है। टू वे स्लैब में जो मेरा एस्पेक्ट रेशियो है एल वाई बाई एल एक्स वो लेस देन और इक्वल टू 2 है, उसको मैं टू वे स्लैब बोलूंगा, ठीक है, टू वे स्लैब बोलूंगा। और भी इसकी डिटेल सी थ्योरी है, वो सब मैं आपको जब भी आरसीसी मेरे को पढ़ाना रहा तो उसमें मैं आपको वो चीज बताऊंगा। तो अगर मैं वन वे स्लैब की बात करूं, वन वे स्लैब में क्या होता है कि उसके चारों एंड जो होते हैं, चारों एंड आपके क्या होते हैं, चारों एंड में से जो 2 एंड होते हैं वो आपके क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। और जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक साइड पे ही बस होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन एक ही साइड पे होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखोगे वहां पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा इस प्रकार से होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता है वहां पे, ठीक है। और एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा, ठीक। मगर वहीं टू वे स्लैब की अगर मैं बात करूं तो वहां पे चारों एंड आपके फिक्स रहते हैं, ठीक, चारों एंड आपके फिक्स रहते हैं। और लोड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड में होता है, ठीक। और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस तरफ आपका क्या बनेगा, ट्रायंगुलर, और इस तरफ भी आपका ट्रायंगल, यहां पे ट्रेपेजॉइडल और यहां पे ट्रायंगल, ऐसे ऐसे इस टाइप से आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है लोड यहां पे। क्लियर हुई बात, ठीक। अब एक और चीज की, हम लोग जो मेन रेनफोर्समेंट है उसको शॉर्टर स्पैन में प्रोवाइड करते हैं वन वे स्लैब में, और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को जो है लॉन्गर स्पैन में करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या है ये सारी चीज मैं बता दूंगा। तो वन वे स्लैब आपका एस्पेक्ट रेशियो 2 से ज्यादा हो तो उसको वन वे स्लैब, 2 से या 2 से कम हो तो टू वे स्लैब। और जो लिफ्टिंग होती है स्लैब की वो टॉर्शनल मोमेंट के कारण होती है, किसके कारण होती है, टॉर्शनल मोमेंट के कारण होती है। तो टॉर्शन के कारण जो कॉर्नर्स में क्या हो जाती है, लिफ्टिंग होती, ठीक। तो इसकी कई कंडीशंस हैं, अगर वहां पे इसकी कंडीशंस आप लोग देखे होंगे कि अगर मेरे 2 एड्ज जो है, 2 एडजेस आर डिसकंटिन्यूअस, क्या है, 2 एडजेस आपके डिसकंटिन्यूअस है, तो उस केस में हम लोग टॉर्शन रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं भाई, 3/4 AST प्रोवाइड करते हैं। कितना प्रोवाइड करते हैं, 3/4, लगभग 70%, ठीक, 0.75 AST हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वहीं अगर वन एज आपका है, वन एज आर डिसकंटिन्यूअस, एक एज आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक। तो उस केस में हम लोग जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो आपका 3/8 AST होता है, ठीक है। और अगर आपके सारे एजेस जो है वो कंटिन्यूअस हैं, सब कंटिन्यूअस है, सब कंटिन्यूअस है, उसमें कोई डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, तो कोई भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, सब कंटिन्यूअस है, तो वहां पे नो नीड फॉर टॉर्शनल रेनफोर्समेंट, ठीक है। ये चीज से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लिफ्टिंग क्यों होती है वो मैंने बता दिया, टॉर्शनल मूवमेंट के कारण कॉर्नर्स पे क्या हो जाता है, आपका लिफ्टिंग आती है स्लैब, टू वे स्लैब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट, अब ये भी स्लैब का क्वेश्चन आ गया आरसीसी का, ठीक। एस्पेक्ट रेशियो तो अभी मैंने आपको बताया कि एस्पेक्ट रेशियो क्या है, होता है, एस्पेक्ट रेशियो से ही हम लोग वन वे स्लैब, टू वे स्लैब बताया मैंने आपको कि लॉन्गर स्पान, एलवाई क्या है, लॉन्गर स्पान लेंथ, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान, ठीक। इससे हम लोग पता करते हैं कि वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब। मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है भाई, मॉड्यूलर रेशियो M इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ये होता है आपका क्या, मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। और अगर मैं डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो M इज इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC, ये होता है आपका मॉड्यूलर रेशियो। सिग्मा CBC वहां पे बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है कंक्रीट की, FCK अपॉन 3, ठीक है।
ये डिजाइन फॉर्मूला है, क्लियर। ये मॉड्यूलर रेशियो जो कि आप लोग WSM में यूज करते हो, ठीक है। डिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो डिफ्लेक्शन के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्पान टू डेप्थ रेशियो। क्या पढ़ते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए? वन वे इसमें स्लैब में किसको देखते हैं, स्पान टू डेप्थ रेशियो पढ़ते हैं, ठीक है। आपने जैसे वन वे स्लैब के लिए पढ़े होंगे कि अगर मैं स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ, ठीक, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक, आपका जो स्पान की लेंथ है, स्पान अगर आपका 10 मीटर से कम है तो वहीं एक 7 होता है किसके लिए, कैंटिलीवर के लिए, ठीक। 20 होता है किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए, ठीक। और 26 होता है किसके लिए, कंटिन्यूअस के। 26 होता है किसके लिए, कंटिन्यूअस के। ये चीज आप पढ़ चुके हो। तो स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ याद कर लेना भाई। 10 मीटर से अगर ज्यादा है तो क्या होगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ये मैं बता रहा हूँ, स्पान जो है 10 मीटर से कम है तो उसके लिए ये वैल्यूज है, कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कंटिन्यूअस के लिए 26, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। द रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ टाइज और स्टीरप्स इन कॉलम इज कॉल्ड। जो रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्टीरप्स में या टाइप्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक। तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ठीक है। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ये आपकी बीम है, ठीक, ये आपकी बीम है। तो इस बीम में आप देखोगे यहां पे आप लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का काम क्या है, फ्लेक्चर को रेजिस्ट करना, और इसमें आप स्टीरप्स प्रोवाइड करते हो। ये मैं वर्टिकल स्टीरप्स, अलग अलग प्रकार की होती है, वर्टिकल स्टीरप्स होती है, इंक्लाइंड स्टीरप्स होती है, बेंट अप बार्स होती है। ये आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, स्टीरप्स प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, स्टीरप्स। तो ये स्टीरप्स क्या काम क्या है, शियर से रेजिस्ट करना। इसको हम लोग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोलते हैं। इस प्रकार से होता है। अगर मैं क्रॉस सेक्शन बताऊं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ठीक। ये जो लगा रहता है दिस इज यूर स्टीरप्स। रिंग जो रहती है आपकी वो आपकी स्टीरप्स होती है। ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का काम करते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेनफोर्स कंक्रीट बीम इज एज्यूम टू मेड ऑफ। जो आरसीसी आपका होता है, रेनफोर्स कंक्रीट बीम होता है, वो किसके जैसे होता है, मतलब वो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग होमोजीनियस बोल सकते हैं, हेट्रोजीनियस बोल सकते हैं, आइसोट्रॉपिक बोल सकते हैं, कि नन ऑफ द अबव बोल सकते हैं, ठीक। तो जो आपका आरसीसी होता है, रेनफोर्स कंक्रीट बीम होता है, ठीक। तो आरसीसी कैसा मटेरियल है भाई, कंपोजिट मटेरियल है, हेट्रोजीनियस मटेरियल है, क्योंकि उसमें अलग अलग कंपाउंड अलग अलग रेशियो से मिलके बने हैं। उसके अंदर सीमेंट है बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, उसके अंदर एग्रीगेट्स हैं, उसमें भी फाइन और कोर्स एग्रीगेट है। कोर्स एग्रीगेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, फाइन एग्रीगेट फिलर का काम कर रहा है, एडल्टरेंट है, ठीक, उसके अंदर वाटर है, उसके अंदर एडमिक्सचर है। ये सब चीजें मिलके एक सर्टेन रेशियो में एक सेपरेट बाउंड्री के साथ मिलके बन रहा है, इसलिए ये कैसा मटेरियल है, हिट्रोजीनियस मटेरियल है। वहीं अगर स्टील की बात करते हैं तो होमोजीनियस होता है आपका, क्लियर। नेक्स्ट, द सेफ बॉन्ड स्ट्रेस बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील इज डिटरमाइंड बाय। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि जो बॉन्ड स्ट्रेस, जो सेफ बॉन्ड स्ट्रेस, हम लोग जो बॉन्ड स्ट्रेस पता करते हैं वो किस टेस्ट से पता करते हैं, ठीक। अब देखो कंप्रेशन तो हो नहीं सकता, ना तो टेंशन हो सकता है, ठीक। तो इसके लिए पुल आउट टेस्ट किया जाता है। पुल आउट टेस्ट से आप क्या पता करते हो, बॉन्ड स्ट्रेस को पता करते हो। क्लियर हुआ बात भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a simply supported rectangular beam is uniformly loaded and pre-stressed, ठीक। the tendon provided for pre-stressing should be। अब देखो आपको अगर मैं बात करूं, ये प्री स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आ गया, तो प्री स्ट्रेस में लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लोड बैलेंसिंग, देखो प्री स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है। प्री स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग बात करें तो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में हम लोग कुछ टेंडन यूज करते हैं, टेंडन या केबल यूज करते हैं। वो टेंडन या केबल क्या करता है, उसको हम लोग पहले ही क्या करते हैं, उसके अंदर स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं। तो प्री स्ट्रेस मतलब पहले ही हम लोग उसके अंदर स्ट्रेस, कैसे स्ट्रेस कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको डिफॉर्म करा रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं तो डिफॉर्मेशन होगा। तो डिफॉर्मेशन मतलब क्या, स्ट्रेन डेवलप होगी। उस स्ट्रेन के कारण उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, और उस स्ट्रेस को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, ठीक। तो हम
उस केबल के अंदर एक प्री स्ट्रेसिंग फोर्स डेवलप कर रहे हैं और वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक, वो ऐसा होगा कि उस बीम के ऊपर जो लोड आ रहा होगा उसको वो काउंटर बैलेंस करेगा। मतलब उसका मैग्नीट्यूड हम ऐसा रखेंगे कि वो उसको काउंटर बैलेंस करेगा। समझ रहे हो बात? ठीक, ये बीम है, इस बीम के ऊपर लोड आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये एक प्रकार का पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। मैंने एक डक्ट रखा, इस डक्ट के अंदर एक केबल लगा दी, ये केबल लगा दी, ठीक है भाई। ये केबल को बांध दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। केबल को मैंने क्या किया, बांध दिया, ठीक। अब ये जो केबल है, ये जो आपका टेंडन है, टेंडन, ठीक, या केबल, ये टेंशन मेंबर, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं डिफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, खींच रहा हूं। तो खींचने से क्या होगा, इसमें स्ट्रेन डेवलप होगी, ठीक, स्ट्रेन डेवलप होगी इसमें, ठीक। अब मेरे को स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रेन, ठीक, इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना भाई। ई क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, स्ट्रेन होता है, तो एप्सिलॉन इंटू ई, सिग्मा स्ट्रेस आ जाएगा मेरा, ठीक। अब फोर्स अगर मेरे को निकालना है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ठीक, तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के लिए मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेस इनटू एरिया केबल का, ठीक है, जो टेंडन का एरिया, ठीक है। तो ये इससे इस टाइप से आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आ जाएगी, ठीक। और ये जो फोर्स या ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है, ठीक, वो क्या कर रही है कि जो ऊपर से जो भी लोड आ रहा है उसको काउंटर बैलेंस कर रही है। मतलब अगर ऊपर से लोड के कारण मेरी बीम ऐसे ऐसे सैग कर रही है, ठीक, ऐसे सैग कर रही है, तो हम क्या करेंगे, केबल से बीम के अंदर ऑलरेडी इस टाइप से हम क्या करेंगे, हॉगिंग के रूप में हम क्या करेंगे, प्री स्ट्रेस डेवलप कर देंगे, ठीक। मतलब यहां हॉगिंग में आप देख सकते हो कि ऊपर का पोर्शन, यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अगर फॉर एग्जांपल सी और टी, ठीक, तो अगर लोड जो आ रहा है, लोड के कारण आपका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम जो है वो कुछ इस टाइप से बन रहा है, ठीक। तो यहां पे हम जब केबल में पहले से ही प्री स्ट्रेस डेवलप कर देंगे तो उसका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। आ रही बात समझ? तो अब मैग्नीट्यूड जो है आपका वो काउंटर बैलेंस करेगा। मतलब इसका जो साइन है, अगर ये फॉर एग्जांपल यहां पे आपका, यहां पे प्लस सी और माइनस टी आ रहा है, तो यहां पे आपका माइनस सी और प्लस टी आ जाएगा। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे, ठीक है। ये सब बेसिक की बात है जो कि हम लोग बाद में देखेंगे कभी, ठीक है, जब कॉन्सेप्ट समझेंगे। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसका। तो लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज को समझो कि जो भी लोड लगता है, हम क्या करते हैं, केबल को, अब जो लोड के कारण जो बेंडिंग हो रही है, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है, हम केबल को जस्ट उसके अपोजिट हम लोग रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बीम में कैसा लोड लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा इस बीम का, ठीक है, इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट नेचर का, जस्ट अपोजिट साइड में हम क्या करेंगे, इसमें केबल प्रोवाइड करेंगे। तो अपोजिट कैसा हो जाएगा, हम कैसे केबल प्रोवाइड करेंगे, ऐसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम रेक्टेंगुलर जिसमें यूनिफॉर्मली लोडेड है, तो टेंडन को आप कैसे प्रोवाइड करोगे, तो पैराबोलिकली प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक। कॉन्वेक्सिविटी कैसी रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी, अपवर्ड नहीं रहेगी, क्योंकि केबल प्रोवाइड करना है ना आपको। आई बात समझ में? ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसलिए जब लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट से आप जब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी इन सब की वैल्यू निकालते हो, तो एम क्या होता है भाई, ठीक, क्या मैं बोल सकता हूँ एम इज इक्वल टू पी इंटू ई, ठीक। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या है, बेंडिंग मूवमेंट का क्या होता है फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, ठीक। और एम क्या है यहाँ पे, पी इंटू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, ठीक। तो अगर मेरे को ई निकालना है या डब्ल्यू निकालना है तो भी मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, ठीक है। मतलब जो भी लोड के कारण जो चीज आपकी जो मैग्नीट्यूड है जस्ट अपोजिट उसका आपको केबल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहीं पे अगर मेरा कंसंट्रेटेड लोड लगता तब मैं कैसे लगाता, कंसंट्रेटेड लोड, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, इसका ऐसे बनता, ठीक। इसके कारण बीम ऐसे तो अपोजिट नेचर का मतलब कैसे करूंगा मैं, इसको कंपनसेट करना है तो कुछ इस प्रकार से केबल को लगाऊंगा, ठीक है। ऐसे हमको करना पड़ता है, क्लियर। नेक्स्ट, according to recommendation as per IS 456 the compression reinforcement in regular beams should not exceed। अब देखो यहाँ पे कोडल प्रोविजन के बारे में बात कर दिया है आपको, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि कोडल प्रोविजन क्या होता है, ठीक है।
मैक्सिमम शुड नॉट एक्सीड बोल रहा है, मतलब मैक्सिमम एएसटी मैक्स के बाद एएसटी मैक्स के बारे में पूछ रहा है, एएसटी मैक्स। ठीक, तो एएसटी मैक्स जो आपका होता है, ठीक, शुड नॉट एक्सीड क्या, 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे टेंशन हो। ठीक, शुड नॉट एक्सीड 0.04 इंटू बी इंटू कैपिटल डी। आंसर होगा ये 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया बी इंटू डी। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, आई बात समझ में? ठीक है। और अगर मिनिमम की मैं बात करूं, मिनिमम एएसटी मिनिमम, एएसटी मिनिमम की अगर मैं बात करूं, एएसटी मिनिमम बाय बीडी, ठीक, ये कितना होता है 0.85 अपॉन एफ वाई। ठीक, ये एस टी मिनिमम, ये एस टी मैक्स। ठीक, कंप्रेशन ले लो टेंशन ले लो, दोनों के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डबली रेनफोर्स बीम इज यूज्ड व्हेन, डबली रेनफोर्स बीम हम लोग कब यूज करते हैं, व्हेन वी यूज डबली रेनफोर्स बीम। ठीक है, डबली रेनफोर्स बीम मतलब हमको कंप्रेशन साइड में भी हमको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा। नहीं तो जनरली सिंगली में हम क्या करते हैं, सिर्फ टेंशन जोन में ही हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डबली की हमको जरूरत एक्चुअली कब पड़ती है, जब बेंडिंग मूवमेंट जो हमारा एक्सटर्नल बेंडिंग मूवमेंट, मतलब लोड के कारण जो बेंडिंग मूवमेंट डेवलप हो रहा है, वो आपका एमयू लिमिट से जब ज्यादा है, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बीम के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है एक्सटर्नल बेंडिंग मूवमेंट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डबली रेनफोर्स सेक्शन लेना पड़ेगा। तो डबली से क्या होगा कि अगर बीम के ऊपर इंपैक्ट लोड आ रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन लोड आ रहा है, ठीक है, इस टाइप के लोड्स आ रहे हैं, और हमको डेप्थ और विड्थ को क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, जो बीम की साइज है बहुत ज्यादा है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना है। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, उस केस में हम लोग डबली रेनफोर्स सेक्शन यूज करते हैं। तो डबली रेनफोर्स सेक्शन इज यूज्ड व्हेन डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ द बीम हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन साइज। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात भाई? ठीक है, क्लियर हुई बात? ठीक, तो डबली रेनफोर्स सेक्शन में आप कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड करोगे, टेंशन जोन में तो रहती है। ठीक है, और कब जरूरत पड़ती है, जब हमको डेप्थ और विड्थ को रेस्ट्रिक्ट करना है, तब डबली रेनफोर्स सेक्शन आपका जो है वो यूज होता है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सारे देखो आरसीसी क्वेश्चन है। अब देखो ये सिग्मा सीबीसी का क्वेश्चन आ गया, ये अभी मैंने आपको बताया था, सिग्मा सीबीसी मॉड्यूलर रेशियो, ये सिग्मा सीबीसी है। ठीक, मैक्सिमम एलोवेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग इन कंक्रीट। ठीक, जो कि हम जानते हैं कि सिग्मा सीबीसी कैसे निकालते हैं हम, एफ सी के अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है, कंक्रीट की WSM में 3 होती है। ठीक, तो क्या हो जाता है उसका फॉर्मूला, एम का फॉर्मूला क्या होगा मॉड्यूलर रेशियो डिजाइन का, 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। ठीक है, ये जो है आपका, ठीक है, ये 3 सिग्मा सीबीसी है ना, सिग्मा सीबीसी। ठीक है, 3 सिग्मा सीबीसी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर? और एक और चीज, ये जो फॉर्मूला है मॉड्यूलर रेशियो का, ये पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप को कंसीडर करता है। किसको कंसीडर करता है, कंसीडर, ठीक, कंसीडर पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप। ठीक है, पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप को क्या करता है, ये कंसीडर करता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रेक्टेंगुलर कॉलम विथ विड्थ बी लोडेड इसेंट्रिसिटी, ठीक है, देयर इज नो टेंशन इफ द इसेंट्रिसिटी इज लेस देन। देखो आपको एक पता होगा, कॉलम वगैरह में एक कर्व जोन करके आप पढ़ते हो, कर्व जोन। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉलम वगैरह में आपने कर्व जोन करके पढ़े होगे, कब आपकी इसेंट्रिसिटी जनरली पढ़े होगे कि b/6 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो वहां पे इफ अगर इसेंट्रिसिटी इज लेस देन b/6 है, तो वहां पे आप इरिगेशन में पढ़े होगे, वहां पे कभी भी टेंशन डेवलप नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कर्व जोन पढ़ते हो, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, कर्व जोन होता है। ठीक, ये पूरा पोर्शन जो है आपका, ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरा पोर्शन जो होता है, ये आपका b/3 होता है, ये b/3। ठीक, इतना पोर्शन इसका, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन जो आपका रहता है, ये b/6 होता है। ठीक, और वहीं अगर मैं सर्कुलर की बात करूं, तो वहां पे b वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और d/4 हो जाएगा, d/8 हो जाएगा एक। ठीक है,
तो ये पूरा पोर्शन जो b/3 होता है, इसमें से आधा जो होता है ये आपका b/6 होता है। तो मतलब इसेंट्रिसिटी अगर b/6 से कम है तो वहां पे इसेंट्रिसिटी नहीं होगी, देयर इज नो टेंशन, टेंशन डेवलप ही नहीं होगा अगर इसेंट्रिसिटी आपकी b/6 से कम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्शन रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ आरसीसी सेक्शन इज, जो टॉर्शन रेजिस्टिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, टॉर्शन रेजिस्टिंग कैपेसिटी आपकी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? ठीक, टॉर्शन रेजिस्टिंग कैपेसिटी रहती है ऑफ ए गिवन आरसीसी सेक्शन, ठीक, इस डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग स्टीरअप स्पेसिंग, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर हुई बात, क्या होती है वो, डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन स्टीरअप स्पेसिंग। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए पूरा पीडब्ल्यूडी जेईई का पेपर कराऊंगा। क्लियर, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।